कांग्रेस की मुखर आवाज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, कांग्रेस सोशल मीडिया की नेशनल चेयरमैन विदुषी आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी आज इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगी। साथ ही हमारे प्रदेश कांग्रेस के युवा अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मलकीत सिंह गेंदू जी, हमारे संचार विभाग के तमाम प्रवक्ता साथी, आप सबका स्वागत। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे मैडम का स्वागत करें, उसके बाद मैडम इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद सभी आदरणीय पत्रकार साथियों। आज हमारे अतिथि जो हम लोग हमेशा टीवी सोशल मीडिया में हम लोग देखते थे और जिन मुखर आवाज देश के लिए हमेशा सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते रहे हैं और हर एक छोटी सी बड़े मुद्दों को बेबाकी के साथ उठाते आज हम लोग के बीच में है। निश्चित रूप से आज पूरे देश के अन्य मुद्दों और प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर आपके बीच में मुखरता साथ बात रखेंगे। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आमंत्रित करता हूं माननीय सुप्रिया श्रीनाथ जी को। इस पे बोलो। ऑन है? मंच पर बैठे छत्तीसगढ़ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक बैद जी, संचार विभाग के प्रमुख सुशील जी और मेरे तमाम साथी और प्रमुखता से जो महिलाएं आज तीजा पोला के दिन बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर त्योहार मनाने की तैयारी में है, और सबसे ज्यादा पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। त्योहार का दिन है, आज पोला है और महिलाएं, खास तौर से बेटियां मायके जाएंगी और हर्षोल्लास से फिर तीजा मनाएंगी। तो सबसे पहले प्रदेश में सबको उसकी शुभकामनाएं। इस देश की बेटी हूं और कई बार अपने आप से यह सवाल पूछती हूं, यह देश किसका है? क्या यह देश आधी आबादी का है? क्या इस देश में औरतों का कोई हक है? क्या इस देश में खेत में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर, स्कूल की नाबालिग बच्ची, दफ्तर में काम करने वाली महिला, बस में चढ़ने वाली गृहिणी और यहां तक कि अस्पताल तक में कार्यरत एक डॉक्टर सुरक्षित है? और दुख के साथ कहती हूं, त्योहार का हर्ष, त्योहार का उल्लास एक तरफ, ऐसा प्रतीत होता है कि आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए इस देश में कोई जगह ही नहीं बची है। आज पूरा देश आक्रोशित है, आज पूरा देश आंदोलित है और होना भी चाहिए। जिस तरह की जघन्य घटना बंगाल में हुई, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई, जो हैवानियत और दरिंदगी हमने देखी, वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन मैं उसे निर्भया 2 नहीं बुलाती हूं। कितनी निर्भया चाहिए इस देश को? कितनी निर्भयाओं की कुर्बानी होगी जब यह देश जागेगा, जब सत्ता का संरक्षण खत्म होगा? मैं सिहर उठती हूं जब मैं बदलापुर के बारे में पढ़ती हूं। मैं वहां गई, 2 छोटी 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण और उस पर लीपापोती की कोशिश, और इससे अछूता आपका छत्तीसगढ़ भी नहीं है। चाहे वो रायपुर के बस स्टेशन पर सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे वो भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों के दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वो फिर से जशपुर में एक पॉक्सो का नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया गया हो, कोंडा गांव में एक महिला के साथ जो दुष्कर्म किए गए, सामूहिक दुष्कर्म, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। किसी भी महिला के खिलाफ उत्पीड़न, उसका शोषण, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला पूरे आधी आबादी के खिलाफ का मामला है।
और ये सभ्य समाज पर धब्बा है, आप लोगों पर धब्बा है, पुरुषों तक पर धब्बा है। धब्बा इसलिए क्योंकि आपके घर में बेटियां हैं, बहन है, पत्नी है, मां है। लेकिन सरकारें उसके बाद क्या करती हैं? कलंकित दुर्घटनाएं होती हैं, फिर सरकार क्या करती है? सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है, सरकार लीपापोती में जुट जाती है, सरकार रायपुर के सामूहिक बलात्कार को कहेगी ये एक व्यक्ति द्वारा किया बलात्कार है, ये गैंग रेप नहीं है। 20-20 दिन तक कोंडा गांव में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। लोग आंदोलित होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। बदलापुर में 500 लोगों को रेल पटरी को जाम करना पड़ा, तब 5 दिन बाद जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ और 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें किसके साथ खड़ी रहती हैं? क्या सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश इस देश की बेटियों के साथ खड़े हैं? क्या वो महिलाओं के साथ खड़े हैं? क्या वो कहते हैं कि तुम उड़ो, तुम्हें उड़ने के लिए सुरक्षा हम देंगे? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, संरक्षण हमेशा आरोपी को मिलता है। पुलिस और प्रशासन हर बार आरोपी को बचाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। उत्पीड़ित महिला को, पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है। और अब न्याय के लिए यह एक नया चलन है, आंदोलन करना पड़ेगा तो आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। आंदोलन करना पड़ेगा तब गैंगरेप को गैंगरेप कहा जाएगा। जब तक मीडिया मुखरता से नहीं उठाएगा आपकी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक विपक्ष सड़कों पे नहीं उतरेगा सोए हुए सत्ताधीशों के कान पर जून नहीं रेंगेगी। और ये क्यों हो रहा है? कहां से आता है इन मनबड़ लफंगों को यह हौसला कि ये देश की आधी आबादी के साथ ये हैवानियत करते हैं? कहां से आता है ये संरक्षण? क्योंकि इनको पता है कि इनको न पुलिस का, न प्रशासन का, न कानून का रत्ती भर डर है। इनको पता है इनको बचाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। एक आदमी सांसद रहते हुए इस देश की सबसे होनहार बेटियों का यौन उत्पीड़न करता है। संरक्षण किसे मिलता है? संरक्षण उस आरोपी को मिलता है। बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, बूटों तले रौंदा जाता है। वो कहता है दबदबा बना हुआ है और उसको चुप कराने वाला पूरी सत्ता की सरकार में कोई नहीं था। एक विधायक है, वो हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया उन्नाव में, और उस पर तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक कोर्ट ने इंटरवीन करके नहीं कहा क्या तमाशा कर रहे हैं, आदमी को गिरफ्तार तो करिए। सारा देश आक्रोशित है। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी किया, हमने छत्तीसगढ़ में भी किया। हम जिला भर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी हम इस पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा जघन्य बलात्कार के मामले सामने आए हैं। 3000 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियां हुई हैं महिलाओं के खिलाफ। यह हौसला सत्ता में बैठे हुए लोग देते हैं इन लोगों को कि कुछ भी कर लो, संरक्षण हम देंगे। यह हौसला इस देश के प्रधानमंत्री देते हैं, जो सब कुछ जानते हुए, उस रावण की दरिंदगी को जानते हुए कर्नाटक जाते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। सारा देश आक्रोशित है, सारा देश आंदोलित है। लेकिन आईआईटी बीएचयू के जो बीजेपी के कार्यकर्ता गैंगरेप के आरोपी थे, उनमें से 2 को बेल मिल जाती है और जब वो घर आते हैं तो ऐसा स्वागत होता है मानो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हों। इसलिए आता है हौसला, इसलिए आता है हौसला क्योंकि 2023 और 2024 में जघन्य अपराधों में करीब करीब 20 से 25 मामले ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके सांसद शामिल हैं। फिर वो उत्तराखंड हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे वाक्य हैं। सत्ता का नशा हमने सुना था,
लेकिन सत्ता का नशा आधी आबादी की बर्बादी में लग जाए, यह कतई नहीं हो सकता है। और वही हो रहा है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जिसकी पहचान माई से है, एक फेमिनिन फिगर से, एक फेमिनिन फोर्स से है, उस छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं, जो अत्याचार के मामले हैं, जो दुष्कर्म के मामले हैं, उन पर लगातार पर्दा डालने का काम हो रहा है। तो सवाल बनेगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा कि यकाएक क्या हुआ है इस देश में। एक पैंडेमिक सी आ गई है, जिधर से खबर आती है महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की, और जहां से उस खबर के बाद की खबर है वो होती है कि कैसे आरोपी को संरक्षण मिलता है, आरोपी को सहायता मिलती है, महिलाओं के खिलाफ जाकर सहायता मिलती है। पूरा देश आंदोलित है। केस वापस किसके खिलाफ लिया जा रहा है? चिन्मयानंद के खिलाफ, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। आप 2 दिन भी नहीं रुक सकते थे? अभी ये देश उभर नहीं पा रहा है बंगाल की हैवानियत से, छत्तीसगढ़ में हुए दुष्कर्मों से, बदलापुर में हुई दरिंदगी से, और आपको केस वापस लेने की सूझ रही है। ये किस तरह के लोग हैं? जो लोग दोषी पाए गए हैं, जो सजा याफ्ता है, उनको आप चुनाव के वक्त इसलिए निकाल देते क्योंकि आपको चंद वोट चाहिए, फिर वो राम रहीम हो या आसाराम हो। है दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये क्या नजीर हम बना रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, आधी आबादी के लिए, इस देश की लड़कियों के लिए? कि आप उड़ना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए, आप प्रगति करना चाहिए, लेकिन आपको हर कदम पर एक दुराचारी मिलेगा, और अगर वो दुराचारी भगवान ना करे भाजपा से कहीं समर्थित है तो न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। एक ये नया युग की शुरुआत हो रही है जहां पर न्याय के लिए आम आदमी को सड़कों पे उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। 500 लोगों को एक साथ गिरफ्तार करती है महाराष्ट्र की सरकार। क्यों? क्योंकि वो न्याय मांग रहे थे अपनी बेटियों के लिए। मेरा अपना मानना है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी पहल की है। जिला स्तर तक पर हम इसकी आवाज उठा रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हर जिले में इस पे प्रेस वार्ता है जो हमारे सीनियर लीडर्स करेंगे। कल इस पर हर जिले में राज्य स्तर पे इसके बाद एक बड़ा आंदोलन है, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश आधी आबादी के साथ ऐसे दुष्कर्म होने पर चुप नहीं बैठ सकता है। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस मामले को उठाइए, इस मामले को जो उचित कवरेज है वो दीजिए, जिससे कि सत्ता में बैठे हुए लोग जागे, पुलिस प्रशासन सजग हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले और वो सशक्त बने। हम महिला सशक्तिकरण के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले दावों से आगे जाकर महिलाओं के लिए अवसर तो मांग ही रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। और असलियत यह है कि मेरा देश इस कगार पर आ गया है कि ना खेत में काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर, न छोटी बच्चियां, ना अस्पताल में डॉक्टर, आज कोई सुरक्षित नहीं है। आपके सवालों का स्वागत है। जी, आपने मेरी पूरी प्रेस वार्ता सुनी, मुझे लगता है मैं करीब 10 मिनट बोली। मैंने क्या बोला उसमें? मैंने बोला कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, वो एक सभ्य समाज पर कलंक है, हमारे और आप पर कलंक है। उसके बाद सरकार क्या करती है वो न्याय प्रतिबिंबित करता है। सरकार यहां पर मामलों को दबाने की कोशिश करती है, सामूहिक बलात्कार को सिंगल रेप बताने की कोशिश करती है, 20-20 दिन तक एफआईआर नहीं करती है। जब आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकार कुछ मामलों को उठाते हैं, आवाज देते हैं, विपक्ष सड़कों पे उतरता है, तब एफआईआर लॉन्च हो रही है। तो हम क्यों ना कहें कि संरक्षण सरकार आरोपियों को दे रही है और बेटियों को नहीं दे रही है। और ये एक पैटर्न है, ये बीजेपी रूल स्टेट्स में पैटर्न है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आपको एक के बाद एक तमाम ऐसे वाक्य गिना सकती हूं जहां पर ऐसा होता है। संरक्षण आरोपी को हम क्यों देते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों से हाथ मिलाया जब वो मेडल लेकर आई, और जब उन्होंने यौन शोषण के लिए आवाज उठाई तो उनको बूटों के तले उनके घर से 500 मीटर दूर पर रौंदा गया। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है।
ये नजीर हम बना रहे हैं। काशी के सांसद है नरेंद्र मोदी जी। काशी में भी IIT BHU में गैंगरेप के आरोपी बीजेपी की IT सेल के लड़के सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान, 2 को बेल मिल गई, उनका स्वागत हो रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं और थोड़ी देर बाद बलात्कार और हत्या के दोषी गुजरात की जेल से निकलते हैं और उनका ऐसा स्वागत होता है मानो जगजीत कराए हो। ये नजीर बना रहे हैं हम, तो हम क्यों ना बोले कि ऐसे लफंगों का, ऐसे दरिंदों का, ऐसे हैवानों को संरक्षण और हौसला बुलंद करने का काम सरकारें कर रही हैं। जिज्ञासा मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई पूछेगा। मैं छत्तीसगढ़ में हूं आज। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा, तो आप पुलिस के पास जाइएगा। लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी? कतई नहीं दूंगी, क्योंकि यह आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। जी क्या है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद मीडिया से आती हूं तो मीडिया को 2-4 बातें खरी खोटी थोड़े हक से सुना सकती हूं, क्योंकि आप ही के बीच से आई हूं। शायद अगर आपके बीच से ना आती तो थोड़ा संकोच करती सुनाने में, पर क्योंकि कई बार माइक के उस तरफ बैठी हूं तो मैं थोड़ा तल्ख बोल देती हूं। इस देश में जो हो रहा है, इस देश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल है, जिस तरह का डर और आतंक का माहौल बनाया जाता है, उसमें बीजेपी 100% जिम्मेदार है। नफरत की राजनीति जिम्मेदार है, संरक्षण जिम्मेदार है, लेकिन गुनाहगार मीडिया भी है। क्यों मीडिया हैवानियत और दरिंदगी में धर्म ढूंढता है। मीडिया चुनावी मंच से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ जहर उगलते प्रधानमंत्री, मुजरा और मंगलसूत्र बोलते नरेंद्र मोदी को आईना नहीं दिखाता है। और यह मीडिया की जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके बिना लोकतंत्र पूरा नहीं है। आपके बिना सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपके बिना खौफ नहीं है सत्ता को। बेखौफ सत्ता और बेधड़क सत्ता लोगों के खिलाफ होती है। आप लोग अपनी ताकत कहीं भूल चुके हैं। तो बिल्कुल मुझे मीडिया से बहुत शिकायत है, क्योंकि आपके बीच से आई हूं और मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकार तो फिर भी आवाज उठाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रभावी पत्रकार, जो मठाधीश दिल्ली में बैठते हैं, वो चरण वंदन के अलावा पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। जी स्टार जी। कई स्तर पर फेलियर है सिस्टम। और मैं एक औरत होने के नाते, और मुझे लगता है काफी सारी महिलाएं जो बैठी हैं उनके बिहाफ पर, अपनी बहनों के बिहाफ पर एक बात कह सकती हूं कि हम सबसे पहले ठगा हुआ महसूस करते हैं जब किसी महिला के खिलाफ कुछ हो जाता है। पहली प्रतिक्रिया सामाजिक विक्टिम शेमिंग की होती है। मैंने हाथरस को बहुत पास से देखा है और मैंने हाथरस पे कम से कम नहीं तो 100 डिबेट किए हैं, और 100 डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता और सूचना सलाहकारों की मंडली और पुलिस के अधिकारी और सारी ब्यूरोक्रेसी बैठकर कहती थी जो आज आपके छत्तीसगढ़ में हो रहा है, नहीं नहीं रेप तो हुआ ही नहीं है, विक्टिम शेमिंग, वो लड़की खेत में क्या करने गई थी। मुझे लगता है जिस तरह का सामाजिक
आक्रोश होना चाहिए, वो नहीं होता है। और मैं इस बात से आपकी 100% सहमत हूं कि शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी आशा थी। मुझे लगता है निर्भया के बाद कानून में बड़ा बदलाव आया, कानून बहुत सख्त है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर साक्ष्य मिटाने का काम, अगर संरक्षण का काम एजेंसीज करने लगेंगी तो कैसे प्रूफ होगा। और एक बात यह है, 100 बात की एक बात यह है, जब एक औरत के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो पहले ही पीड़ित है और उसके बाद उसको लड़ना एक दुराचारी से नहीं है, उसको लड़ना पूरी सरकार से है, पूरे सिस्टम से है, पूरी प्रणाली से है, पूरी एजेंसी से है। इस देश में जो हमारी होनहार बेटियां मेडल लेकर आई, उनसे ज्यादा सशक्त तो शायद कोई औरतें नहीं रही होंगी। वो तो हर पोस्टर पर थी, प्रधानमंत्री उनको अपने घर की लड़कियां कहते थे। और जब उन्होंने आरोप लगाया तो उनके साथ क्या हुआ, उनको किस किस से लड़ना पड़ा? उनको अमित शाह की पुलिस से लड़ना पड़ा, उनको उस दबंग से लड़ना पड़ा, उनको सरकार से लड़ना पड़ा, उनको उस मीडिया से लड़ना पड़ा जिसने कहा ये राजनीति कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय, द अबॉर्शन ऑफ जस्टिस हैपेंस एट एवरी स्टेप, and for any civil society that is the biggest travesty of them all. खुशबू जी। हमारे लॉज हैं ऐसे कि नाबालिग और बालिग में फर्क है और इसीलिए पॉक्सो का बनाया गया। अगर पीड़ित नाबालिग है तो पॉक्सो का केस होगा। आपके छत्तीसगढ़ में तो पॉक्सो में एफआईआर नहीं करते हैं। पॉक्सो में एफआईआर ही नहीं, पॉक्सो में अगर किसी का नाम आया है और अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप भी पॉक्सो के आरोपी बन जाते हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की आपकी पुलिस एक्ट नहीं करती है। बालिग और नाबालिग में अंतर कानून करता है और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सामाजिक चेतना की तो जरूरत है ही, लेकिन शायद कानूनों को रिविजिट करने की भी जरूरत है। हाँ, महिला कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन करती है, महिला कांग्रेस निरंतर बेटियों के साथ खड़ी रहती है, लेकिन इस देश को सुरक्षित रखना महिला कांग्रेस की अकेले जिम्मेदारी नहीं है। इस देश को सुरक्षित रखना यहां बैठे हर पुरुष की जिम्मेदारी है, चाहे वो माइक के इधर हो चाहे वो माइक के उधर हो। इस देश को सुरक्षित रखना जितनी महिलाओं की जिम्मेदारी है उतनी ही पुरुषों की जिम्मेदारी है। मैं उस दिन का स्वागत करूंगी जब महिला कांग्रेस से आगे बढ़ के ये बात होगी और हमारी कांग्रेस की जो इकाई है छत्तीसगढ़ की, वो इस पर आंदोलन कर रही है और मैं इस बात की शुक्रगुजार हूं। अमित शाह जी एमनीजिया का शिकार हैं। अमित शाह जी सेलेक्टिव डेटा का शिकार हैं पढ़ने के। अमित शाह जी इस देश के सबसे विफल गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी की नाक के नीचे इस देश में मणिपुर पौने 2 साल से जल रहा है। अमित शाह जी की नाक के नीचे बड़ी बड़ी जलेबियां छानना और लच्छेदार बातें अगर छोड़ दीजिए तो बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं थी कि श्रीनगर में अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला की लोकसभा सीटों पर लड़ ले। अमित शाह की नाक के नीचे कर्नाटक और महाराष्ट्र में द्वंद्व मचा था, हमारी सरकार बनी, शांति बहाल हो रही है। अमित शाह की नाक के नीचे मिजोरम और असम में गोलियां चल रही थी। अमित शाह की नाक के नीचे पिछले 80 दिनों में, सरकार को बने करीब 80-81 दिन हुए हैं, 21 आतंकी हमले इस देश में हुए हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस पर शब्द नहीं बोलते हैं। आंकड़ों की एक खासियत होती है, आंकड़ों को आप अपनी तरह से अगर इंटरप्रेट करने लगिएगा तो हे राम जी जगत बना ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हुआ तो है। ये जो सारे मैंने रायगढ़ से लेके कोंडा गांव और रायपुर जैसी जगहों का वर्णन किया है, ये हरकतें तो हुई हैं, ये दरिंदगी तो हुई है। तो इस पर क्या ये कहकर पर्दा डाल दिया जाएगा कि ये आंकड़ा फलाने आंकड़े से मैच नहीं करता है? धन्यवाद। और जब सत्ताएं आंकड़ों का सहारा लेकर गलत को सही ठहराने लगे तो समझ जाइए वो पाप की भागीदार है। जैसे आप लोग प्रदर्शन करते हैं उसकी जगह पे जागरूकता का कैंपेन भी चलाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के बीच में पहुंचा जाए, क्योंकि जो पीड़ित रहती है उसको ये मालूम ही नहीं रहता कि उसको कहां जाना है।
अच्छा सजेशन है, मैं जरूर अपने शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाऊंगी। छत्तीसगढ़ के यशस्वी अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, ये जरूर इसको क्रियान्वित करेंगे। जी, आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।